ओके, हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मुकेश मिश्रा एंड आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो कि क्लास 12th और फर्दर स्टडीज़ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो हम आज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं कि इस चैप्टर में है क्या या इसका रेलेवेंस क्या है। तो वाइल डिसाइडिंग अबाउट द प्रमोशन ऑफ एन एम्प्लॉय, अ मैनेजर में कंसीडर सीनियरिटी वेयर द अदर में फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ मेरिट। एक एग्जांपल दिया गया, एक सिचुएशन, एक केस हमारे सामने डाला गया है। वो केस क्या कह रहा है कि एक एम्प्लॉय के प्रमोशन, जहाँ पर एक मैनेजर कंसीडर कर सकता है उसकी सीनियरिटी, मतलब वो कितना पुराना है, वहीं पर जो दूसरा मैनेजर है वो उसका एक अपना ओपिनियन हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ सीनियरिटी हम मेरिट के बेसिस पर जो है वो एम्प्लॉय को प्रमोट करेंगे। सो बेसिकली क्या है, एक सिचुएशन है और सिचुएशन के टाइम मैनेजर्स क्या डिसाइड करेंगे, किस तरीके से डिसाइड करेंगे, वही सिर्फ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर बताया गया है। So, principles of management are broad and general guidelines for decision making and behavior of managers. तो these are simply you can say कि these are general guidelines कि जब कोई situation आती है तो उस situation पर एक मैनेजर किस तरीके से डिसीजन लेगा, ये कुछ उस तरीके की जो है वो चीज़ें हैं जहाँ पर आपको ये असिस्ट करेंगी। नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हम बात करें इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी रखते हैं। दैट मीन्स कि इनको जो है वो अक्रॉस द ग्लोब जो है वो फॉलो किया जाएगा। जनरल गाइडलाइंस हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आपको फॉलो करना मस्ट है, कंपल्सरी है। दीज आर जनरल गाइडलाइंस फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ये जो गाइडलाइंस हैं, ये जो रूल्स हैं, ये जो प्रिंसिपल्स डिराइव किए गए हैं, वो अलग अलग जो है वो लोगों ने जो है वो डिराइव किए हैं और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, वर्क एक्सपीरियंस से डिराइव किए हैं। देन फ्लेक्सिबल इसलिए बिकॉज एज द सिचुएशन गेट्स चेंजेस, ये उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो सकते हैं। ये बिल्कुल जो है रिजिड नहीं है, जैसे सिचुएशन बदलती है वैसे ही आप अपनी जो है वो चीज़ों को बदलाव ला सकते हैं, प्रिंसिपल्स में बदलाव भी हो सकते हैं। मेनली बिहेवियरेबल, मतलब ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब पर्टिकुलर जब कॉज आती है तब किस प्रिंसिपल को अप्लाई करना, उसका क्या इफेक्ट रहेगा, इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है। कंटिंजेंट, आकस्मिक है। अच्छा, फिर अगला जो पॉइंट आता है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ने जा रहे हैं तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्यों रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर जो अगली चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस। Why these are important? Because these used to provide managers with useful insight into reality. ये मैनेजर्स को या आपके मैनेजमेंट को असिस्ट करते हैं एक्चुअल ग्राउंड पर, ग्राउंड ज़ीरो पर, वर्किंग पर। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये लाइन हम कई बार पढ़ेंगे। हम जब मैनेजमेंट पढ़ेंगे, जब बेसिकली जो है बिजनेस पढ़ेंगे, तो ये चीज़ जो हम बार बार पढ़ेंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। दैट मीन्स कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका सबसे बेहतर तरीके से प्रयोग कैसे करना है, तो वो प्रयोग हम विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स कर सकते हैं। दीज आर साइंटिफिक डिसीजंस एज वेल। मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट, ये एज आई टोल्ड यू फ्लेक्सिबल है, जैसी सिचुएशन आएगी बदलेगी उसी तरीके से ये बदल भी सकते हैं। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी टच करी जाती हैं यहाँ पर कई सारे प्रिंसिपल्स की हेल्प से। एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च, तो अलग अलग फील्ड में इनका इम्पोर्टेंस है। इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेजरली वो है हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल। फ्योल ने कुछ 14 प्रिंसिपल दिए हैं, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो वन बाय वन विल बी डिस्कसिंग ऑल द प्रिंसिपल्स। यहाँ पर आपके पास जो राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग है वो डिवीजन ऑफ वर्क है, देन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इनिशिएटिव एंड स्पिरिट द कॉप।
अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू प्लेस अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू कि हेनरी फ्यूल बेसिकली किस कंट्री थे, ठीक है? फ्रॉम विच कंट्री हेनरी फ्यूल बिलोंग्स टू, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है? आप कमेंट सेक्शन में जो है इसका जो है वो सही आंसर ज़रूर लिखिएगा। सो विल स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल एंड दैट प्रिंसिपल इज अ डिविजन ऑफ वर्क। The principle of division of work means to divide a given activity or work into small pieces or parts so that each part is handled with great ease and efficiency which leads less wastage of time and resources. यहाँ पर क्या बताया गया कि जो division of work है, this principle of division of work means to divide a given activity or work into small pieces or parts so that each part is handled with great ease and efficiency which lead less wastage of time and resources. किसी भी काम को जो है वो, किसी भी बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लेना, जिससे होता क्या है कि आपकी वेस्टेज भी कम हो और आपकी एफिशिएंसी भी बढ़े। कैसे? मान लेते हैं कि एक काम, यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया हुआ, उस एग्जांपल से हम समझते हैं। A bank involves several operations like cash collection, payment of cash, issue of checkbook. बैंक के अंदर कई सारे जो है वो काम होते हैं। बैंक में जैसे कैश कलेक्शन भी होता है, पेमेंट भी होती है, एक पेमेंट का काउंटर होता है, एक काउंटर होता है जहाँ पर चेकबुक और पासबुक इशू करी जाती हैं। सो बेसिकली क्या है कि अगर एक ही इंडिविजुअल से ये सारा काम कराया जाएगा तो मे बी ही विल नॉट बी परफेक्ट और उसमें जो है वो गलती होने के चांसेस हो जाएंगे, प्लस दैट विल लीड्स टू वेस्टेज ऑफ टाइम। वो एक काउंटर से दूसरे काउंटर पर भटकता रहेगा, काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है? अगर हमने एक ही इंडिविजुअल से कहा कि आप पासबुक प्रिंट करो, फिर आपसे कहा आप पासबुक प्रिंट कर रहे थे, उसके बाद हमने आपको कैश जमा करने के लिए दे दिया, तो उससे होगा क्या, एक ही जगह काफ़ी सारा मेस हो जाएगा, काफ़ी भीड़ लगेगी और डिस्टर्बेंस होगा और वो एक इंडिविजुअल जो है एक काम पर जो है वो फोकस नहीं कर पाएगा, विच लीड्स टू इनएफिशिएंसी। तो ऐसे में हम कर क्या सकते हैं कि सारे काम को हम डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग इंडिविजुअल में। एक इंडिविजुअल हमने कैश कलेक्शन के लिए रख दिया, एक अलग इंडिविजुअल हमने चेकबुक और पासबुक इशू करने में रख दिया, तीसरा इंडिविजुअल हमने कैश के विड्रॉल पर रख दिया। तो जब हम ये अलग अलग इंडिविजुअल से काम कराएंगे तो काम भी तेज होगा और एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। इससे स्पेशलाइजेशन आता है और वो स्पेशलाइजेशन आपकी वेस्टेज को रिड्यूस करता है और आपकी एफिशिएंसी बढ़ाता है। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। दिस प्रिंसिपल सजेस्ट दैट ग्रांटिंग अथॉरिटी टू अ पर्सन विदाउट मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन लीड टू इररिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ अथॉरिटी, whereas assigning responsibility without providing necessary authority will make the subordinate ineffective. दोनों में ही अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप की बात हुई है। बताया गया है कि अगर हम किसी पर्सन को अथॉरिटी देते हैं बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के, अथॉरिटी तो मिल गई लेकिन उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो वो इस चीज़ को रिस्पॉन्सिबल यूज़ करेगा अथॉरिटी का। जबकि अगर हमने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और अथॉरिटी नहीं दी तो वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो इनफेक्टिव हो सकता है। मतलब जो हमने उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है मे बी पॉसिबल वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से फुलफ़िल ना हो पाए अगर हमने उसको मैचिंग जो है वो अथॉरिटी नहीं दी। एग्जाम्पल और थोड़ा सा आसान करते हैं इस चीज़ को। इफ़ अ वर्कर इज़ गिवन a responsibility to produce 100 units per day, then he must be given necessary authority to achieve this target. अगर हमने एक पर्सन को 100 यूनिट, एक वर्कर को 100 यूनिट एक दिन में प्रोड्यूस करने का जो है वो टारगेट दिया है, मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ठीक है, एक टास्क दिया, एंड with that particular responsibility he must be given some authority as well. What authority? If he is not been given authority to draw tools and materials from the store department, then he cannot blame for not achieving the target. अब मान लेते हैं वो 100 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए उसको जो है वो टूल्स भी रिक्वायर्ड होंगे, रॉ मटेरियल भी रिक्वायर्ड होगा, और अगर हमने उसको साथ में ये अथॉरिटी नहीं दी कि जब भी आपको टूल्स की रिक्वायरमेंट हो आप जो है वो स्टोर्स रूम से जाकर जो है वो टूल्स निकाल सकते हैं, देन ही विल बी वेटिंग कि कोई पर्सन आएगा, जो भी स्टोर डिपार्टमेंट का हेड होगा या जो भी स्टोर कीपर होगा वो उसको लाकर जो है वो टूल्स निकाल के देगा। तो ऐसे में काफ़ी सारा वो टाइम वेस्ट कर सकता है कि मान लेते हैं वो स्टोर कीपर उस समय वहाँ पर नहीं है और वो टूल्स नहीं निकाल पा रहा, जिसकी वजह से उसका काम अटक रहा है या काम रुक रहा है।
ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, उसमें काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हुआ और हो सकता है कि वो अपने टारगेट को इस वजह से अचीव ना कर पाए। तो बेसिकली इसका जो जिस्ट है वो यही कहा गया है कि अगर हम किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो भी रिक्वायर्ड अथॉरिटीज़ हैं वो उतने जो है वो उसकी अथॉरिटी जो है उसे मिलनी चाहिए, या अगर किसी को अथॉरिटी मिलती है तो मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसे हमें देनी चाहिए। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप स्कूल में हैं तो ये वर्ड काफ़ी सुनते होंगे, है ना, टीचर्स काफ़ी बोलते हैं डिसिप्लिन, मेक डिसिप्लिन क्लास। ओके, discipline is very much required and discipline is the only thing which differentiate us from the animals, जो हमें जो है वो एनिमल से थोड़ा सा डिफर करती है। इट मीन्स ओबीडियंस, रिस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी एंड कंप्लाइंग विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी आपके चीज़ें हैं, उनको जो है वो फॉलो करना, requisites rules. It is required not only on the part of employees but also on the part of managers as well. Yes, clear है। अगर ये कहा जाता है ना सारी चीज़ें जो है वो डिसिप्लिन टॉप से आता है, तो अगर हम डिसिप्लिन की बात करें तो डिसिप्लिन ना केवल सिर्फ एम्प्लॉयज़ में ही रिक्वायर्ड है बल्कि मैनेजर्स के पार्ट पर भी उतना ही डिसिप्लिन रिक्वायर्ड होगा। एक एग्जांपल दिया गया है, इफ़ अ कंपनी हैज़ entered into an agreement with employees about their wages for 4 years, then the company should honor it. I'm sorry, this should be similarly, employees should also honor the commitments made by them. तो एक एग्रीमेंट हुआ कि हम 4 साल जो है वो 4 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि हमने जो है अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो 4 साल, ये बिल्कुल सही है, 4 साल के लिए हमने एक एग्रीमेंट किया हम एम्प्लॉयज़ के साथ कि 4 साल आप हमारे साथ काम करेंगे। अब ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज़ को, इस कमिटमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। 4 साल के लिए अगर आपने एग्रीमेंट किया हुआ है तो 4 साल आपको जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे, मैनेजर्स के पार्ट पर, ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट पर, मैनेजमेंट के पार्ट पर, ठीक है। और अगर आप फॉलो करेंगे तो यही काम एम्प्लॉयज़ के पार्ट पे भी आता है कि अगर आपने 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो आपको भी अपने कमिटमेंट जो है वो याद रखने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिटी ऑफ कमांड, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये नहीं होता है तो फिर सबऑर्डिनेट्स कंफ्यूज होंगे। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट अ सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर एट अ टाइम and that subordinate should be accountable only to the superior. Dual subordinate should be avoided. If a subordinate receive orders from more than one superior at a time, then he'll get utterly confused and will not be able to decide that whose order must be carried out first. Okay. अगर आप मूवी देखते हो ना तो पुरानी मूवीज़ में जैसे एक आता था कि जैसे कोई बहू है, बहुत प्रताड़ित टाइप की जो है, टॉर्चर्ड बहू है, तो उससे होता क्या था, अलग अलग घर के मेंबर जो है उससे जो है वो एक ही टाइम पे कई सारे काम कराते थे। सासू माँ अलग जो है बुला रही हैं, है ना, हस्बैंड अलग बुला रहा है, और वो हस्बैंड की जो सिस्टर हैं वो अलग बुला रही हैं अपने अपने काम के लिए। तो होता था वो बहू कंफ्यूज हो जाती थी और कुछ ना कुछ गलत कर देती थी। तो उसी तरीके का यहाँ पर भी एक पॉइंट रखा गया है कि अगर कोई एम्प्लॉय, बेसिकली कोई एम्प्लॉई है, उसको अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग जो है एक ही टाइम पर टास्क मिल रहे हैं, तो वो कंफ्यूज हो सकता है और शायद इस कंफ्यूजन में वो कुछ गलत भी कर सकता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया हुआ, उसको भी समझते हैं। इफ़ एन एम्प्लॉय ऑफ अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज asked to go slow in production to maintain quality standard by the production head, and sales in charge instruct the employee to fasten the production to meet the pending orders. In this case employee gets confused. अब यहाँ पर दो अलग अलग जो है वो डिपार्टमेंट के हेड आए और उन्होंने एक ही पर्सन को जो है वो इंस्ट्रक्शन दिया। प्रोडक्शन हेड ने बोला कि आप जो है एम्प्लॉय से कहा कि आप जो है वो प्रोडक्शन को थोड़ा सा स्लो रखिए ताकि क्वालिटी मेंटेन रहे। वहीं पर जो आपके जो सेल्स मैनेज डिपार्टमेंट से सेल्स इंचार्ज है, उन्होंने कहा कि हमारे बहुत सारे ऑर्डर पेंडिंग चल रहे हैं, आप थोड़ा सा जल्दी काम करिए। अब वो एम्प्लॉय कन्फ्यूज़ हो सकता है। कन्फ्यूज़ इसलिए, अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि काम को तेज़ी से करना है या स्लो करना है, ठीक, क्योंकि दोनों ही सुपीरियर हैं, दोनों ही उसके जो है वो
हेड्स हैं, तो ऐसे में कंफ्यूज होगा और काम कहीं ना कहीं जो है वो डिस्टर्ब होगा। अगला पॉइंट आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अगला जो प्रिंसिपल है वो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। All the units of an organization should be moving towards the same objective through coordinated and focused efforts. Unity of diversity states that there should be one head and one plan for a group of activities having the same objective. All the units of an organization should be moving towards the same objective. एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और आपके बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के जो भी आपके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उन सब का एक ही जो है वो प्लान होना चाहिए, एक ही जो है वो गोल होना चाहिए। यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, आई एम सॉरी, दिस इज डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन स्टेट्स दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव। We are having an example of it. If a company is manufacturing motorcycle as well as cars, then it should have two separate divisions. Each division should have its own in charge, plans and resources. The working of the two divisions should not overlap on my account. If a company is manufacturing motorcycle as well as cars, then it should have two separate divisions. Each division should have its own in charge. मतलब अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन के दो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, दो अलग अलग चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रही है, तो दोनों का अपना जो है वो हेड होना चाहिए, दोनों के अपने अलग प्लान होने चाहिए, अलग अलग रिसोर्सेज होने चाहिए। अगर दोनों मिक्स करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। अगला जो प्रिंसिपल आता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। बहुत आसान शब्दों में बात करें तो इसमें सिर्फ ये बोला गया है कि एक जो एम्प्लॉय है उसको अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बजाय ऑर्गेनाइजेशन का हित, अपने हित के बजाय जो है वो पहले ऑर्गेनाइजेशन का हित जो है वो देखना चाहिए। लिखा हुआ है, एन ऑर्गेनाइजेशन इज सुपीरियर टू इट्स इंडिविजुअल एम्प्लॉयज, द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक, individual will be able to achieve their goals only when the organization prospers। बिल्कुल सही है कि जब ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पर करेगी, जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो साथ साथ जो है वो इंडिविजुअल का भी बेसिकली जो है वो एक फ़ायदा होगा, इंडिविजुअल भी ग्रो करेगा। बट अगर ऑर्गेनाइजेशन सफ़र कर रही है तो इंडिविजुअल ग्रो नहीं कर पाएगा। इसलिए किसी भी इंडिविजुअल को अपने बजाय जो है वो पहले ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो हित देखना चाहिए। इफ़ अ मैनेजर हैज़ द ऑब्जेक्टिव टू अर्न मोर सैलरी, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक मैनेजर थे जिनका ऑब्जेक्टिव था ज़्यादा सैलरी अर्न करना, एंड कंपनी इज गोइंग थ्रू द सिचुएशन ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस एंड वांट्स टू कट डाउन एक्सपेंसेस। In this situation, manager must surrender or sacrifice his interest. Manager can achieve his objective when the company recovers फ्रॉम फाइनेंशियल क्राइसिस। मैनेजर अपने जो है ऑब्जेक्टिव बाद में भी अचीव कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ा जो है वो क्योस इसकी वजह से क्रिएट हो सकता है कि फेयर रेम्यूनरेशन शुड बी गिवन। The principles state that the overall pay and compensation should be fair to both employees of the organization. The employee should be paid fair wages, which should give them at least a reasonable standard of living. Yes, correct. So, ये जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को एक फेयर रेम्यूनरेशन देना चाहिए, और फेयर रेम्यूनरेशन इस तरीके का कि कम से कम वो एक स्टैंडर्ड, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो अचीव कर सके। यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल दे दिया गया है। आदित्य इज वर्किंग इन अ टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। द मैनेजमेंट आस्क्ड हिम टू वर्क मोर देन नॉर्मल वर्किंग आवर्स ऑफ द कंपनी सो दैट कंपनी विल मीट द राइजिंग डिमांड ऑफ इट्स टॉयज इन द मार्केट। इन दिस केस आदित्य, अब देखो जैसे आदित्य को एक टास्क दिया गया कि आप अपने नॉर्मल वर्किंग ड्यूरेशन से थोड़ा ज़्यादा जो है वो काम करो, थोड़ा ज़्यादा जो है ऑर्गेनाइजेशन में रुको। तो अगर हम एम्प्लॉय से जो है वो उम्मीद कर रहे हैं कि वो ज़्यादा टाइम देगा, नॉर्मल वर्किंग आवर्स से अगर वो ज़्यादा टाइम रुक रहा है, तो उसको जो है उसका कंपनसेशन भी उसी अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। ये भी एक रूल कहता है।
अच्छा, अगला जो प्रिंसिपल है वो है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। फ्यूल सजेस्ट दैट एन ऑर्गेनाइजेशन शुड स्ट्राइव टू अचीव प्रॉस्पर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन जहाँ पर सारी चीज़ें एक हेड, एक सुपीरियर के ऊपर सारी पावर आ जाती है, डिसेंट्रलाइजेशन जहाँ पर चीज़ें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं, अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। ही फील्स दैट टॉप मैनेजमेंट शुड कीप द अथॉरिटी ऑफ टेकिंग वाइटल डिसीजन इन देयर ओन हैंड। जो मेजर डिसीजन होते हैं, अब इसमें भी एक प्रॉपर जो है वो बैलेंस होना जरूरी है। ना हम पूरी तरीके से सेंट्रलाइजेशन फॉलो कर सकते हैं, ना पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन ही फॉलो करेंगे, दोनों में ही क्योस हो सकता है। तो बेसिकली क्या है कि फ्योल ने सजेस्ट किया है कि जो आपके मेजर जो डिसीजन है, जो वाइटल जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है, वो टॉप मैनेजमेंट को अपने पास रखने चाहिए, वो चीज़ सेंट्रलाइज अपने पास रखे। जबकि जो ऑपरेशनल अथॉरिटी है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, जो नॉर्मल चीज़ें, नॉर्मल डिसीजन है, उनको क्या करना है, वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजर्स तक जो है वो हमें जो है वो ट्रांसफ़र कर देने चाहिए, उसको डेलीगेट कर देना चाहिए। अगला जो आपका प्रिंसिपल है वो स्केलर चेन है। स्केलर चेन रिफर्स टू द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर्स फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल, organization should have a chain of authority and communication that runs from top to bottom and should be followed by managers and the subordinates। बेसिकली जो आपका एक कम्युनिकेशन होना चाहिए वो एक फ्लो में होना चाहिए, फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम बॉटम टू टॉप। मतलब ऐसा नहीं है कि उस लाइन को हमें जो है वो फॉलो करना है, उस स्केल को हमें फॉलो करना है। अगर टॉप मैनेजमेंट है और बीच में आपके पास मिडिल लेवल है, फिर लोअर लेवल है, फिर एम्प्लॉयज़ हैं, तो ऐसा ना हो कि एम्प्लॉयज़ सीधे सीधे जो है वो टॉप लेवल तक पहुंच जाए। अगर इससे कोई अपने ग्रीवियंसेस हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई सजेशन है, तो उसको एम्प्लॉय को लोअर लेवल पर, लोअर लेवल को मिडिल लेवल पर, और मिडिल को जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट तक जाना है। ठीक है, इसी तरीके से अगर टॉप लेवल को कोई इंस्ट्रक्शन देने हैं तो जनरली वो भी क्या करता है, इसी तरीके की स्केल को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये स्केल फॉलो होनी चाहिए। अगला है ऑर्डर। द प्रिंसिपल स्टेट दैट इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग। हर एक चीज का, हर एक इंडिविजुअल का एक स्पेसिफिक जो है वो जगह होना चाहिए। मान लेते हैं हमको कोई जो है इंडिविजुअल रिक्वायर्ड है ऑर्गेनाइजेशन में, हमें किसी इंडिविजुअल की अचानक से ज़रूरत है, तो अब ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी बड़ी है। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन में उस इंडिविजुअल का कोई प्रॉपर एक जगह नहीं होगी तो हम उसको ढूंढने में, उससे मिलने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो वक्त ज़ाया कर सकते हैं। इससे आपका काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो सकता है। इफ़ अ वर्कर नीड्स टूल देन ही मस्ट नो दैट द प्लेस फ्रॉम वेयर ही कैन गेट हिज टूल। सिमिलरली इफ़ अ वर्कर नीड्स गाइडेंस फ्रॉम हिज सुपरवाइजर देन ही मस्ट नो द फिक्स्ड केबिन ऑफ हिज सुपरवाइजर। अब मान लेते हैं आपको जो है क्या कहते हैं, किसी प्रॉब्लम, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप स्कूल में हो, आपको किसी तरीके की दिक्कत है, आपको अपना जो है वो क्लास टीचर से मिलना है, तो जनरली क्लास टीचर जिस क्लास को पढ़ा रहे होंगे या तो वहाँ मिलेंगे या तो फिर स्टाफ रूम में मिलेंगे। अब अगर उनका कोई प्लेस नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, पूरा स्कूल में घूमोगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज़ और हर एक पर्सन की एक जगह निर्धारित होती है। Then equity. This principle suggests that managers should be fair and impartial while dealing with their subordinates. Sense of equity is very important in the organization. Equity का मतलब सब, किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। वो डिस्क्रिमिनेशन कास्ट, जेंडर, रिलीजन, रेजिडेंशियल स्टेटस, किसी भी बेसिस पर नहीं होना चाहिए। नो वर्कर शुड बी अनड्यूली फेवर्ड और पनिश्ड। ऑल एम्प्लॉयज इन सिमिलर पोजीशन शुड बी ट्रीटेड एट पार, मतलब एक तरीके से सबका ट्रीटमेंट होना चाहिए। देयर वर्थ शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। फॉर एग्जांपल, वर्कर्स परफॉर्मिंग सिमिलर जॉब शुड बी पेड सेम वेजेस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी भी बेसिस पर नहीं होना चाहिए। अ वर्कर प्रोड्यूसेस 100 यूनिट्स इन अ डे, ऑन द अदर हैंड अनदर वर्कर हु is a relative of a supervisor produces 95 units in a day, but both gets equal remuneration. That violates principle of equity। ठीक है, तो इक्विटी का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं सब में जो है वो एक समानता होनी चाहिए, किसी तरीके का कोई भेदभाव, कोई जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए।
जो 12th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ प्रिंसिपल। वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अब इस प्रिंसिपल को बताते समय जो है मैं जिक्र नहीं करूं, लेकिन मेरी अपनी लाइफ से रिलेटेड बड़ा इम्पोर्टेंट सा प्रिंसिपल है ये। और दोज जिनको मैंने पढ़ाया है, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपने हैंड रेस कर सकते हैं। तो उसमें बेसिकली बताया क्या गया है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ प्रिंसिपल। दिस प्रिंसिपल स्टेट मैनेजमेंट शुड रिमूव द फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी। मतलब अपने एम्प्लॉई के अंदर किसी भी तरीके का जॉब इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए। अगर एम्प्लॉई जॉब को लेकर इनसिक्योर रहेगा कि वो कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है या कंटिन्यू नहीं करेगा, तो वो प्रोडक्टिव फॉर्म में जो है वो काम नहीं कर सकता है, वो पूरी तरीके से कंसंट्रेट होकर काम नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से एक एम्प्लॉई को भी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को समझना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉई टर्नओवर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर कितने एम्प्लॉय आए और कितने एम्प्लॉय गए, जितना ज़्यादा एम्प्लॉय आएंगे जाएंगे उतना ही जो है ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो कॉस्ट बढ़ेगी। कॉस्ट इन द ट्रेनिंग कॉस्ट वगैरह होती हैं। नया एम्प्लॉय आता है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन को समझने में टाइम लगता है, एडजस्ट होने में टाइम लगता है, ठीक है। नए एम्प्लॉय को ट्रेन करने में टाइम लगता है। तो स्टेबिलिटी इज़ रिक्वायर्ड फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर फॉर एन एम्प्लॉय इज़ वेरी मच एसेंशियल। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ personnel इज गुड फॉर बिजनेस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। इसकी वजह से जो ना इंस्टेबिलिटी नहीं होती, इनसिक्योरिटी नहीं होती। अगर स्टेबल रहेंगे एम्प्लॉय तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो साउंड परफॉर्म करेगी। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, ये सब एक लेंदी प्रोसेस है। अगर हम किसी भी नए एम्प्लॉय को जो ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कराते हैं तो इट्स क्वाइट अ लेंदी प्रोसेस और उस पर काफ़ी सारा जो है वो कॉस्ट लगता है। अगला जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। This principle states that employees at all levels should be given an opportunity to take initiative in the work-related matters. Workers should be encouraged to develop and carry out their plans for the improvement. A good company has an employee suggestion system whereby initiative suggestion, which results in substantial cost and time reduction, is awarded. देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रिंसिपल है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो इस तरीके का माहौल होना चाहिए कि कोई भी जो सबॉर्डिनेट है वो सबॉर्डिनेट भी जो है वो अपने बेसिकली क्या कर सकता है, सबॉर्डिनेट भी अपने जो है वो पॉइंट रखे। ऐसा नहीं है कि कोई सुपीरियर है तो सुपीरियर को जो है वो सबॉर्डिनेट से किसी तरीके का जो है राय नहीं ले सकता। कभी कभी सबॉर्डिनेट्स, कभी कभी आपके जो जूनियर स्टाफ होता है उसके पास भी बहुत अच्छे आइडियाज़ होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, असिस्टिंग होते हैं। तो हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरीके का माहौल बनाना है कि कोई भी अपनी जो है वो राय दे सकता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बेसिकली फ्रूटफुल हो सकता है। ओके, लास्ट प्रिंसिपल इज एस्पिरिट द कॉर्प्स और यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यहाँ पर एक बड़ी अच्छी सी जो है ऑनलाइन इमेज निकाली हुई है, टीम वर्क। एस्पिरिट द कॉर्प्स मीन्स टीम स्पिरिट है बेसिकली, आई एम सॉरी टी लिखा हुआ है वहाँ पर। टीम स्पिरिट और हार्मनी इन ग्रुप एफर्ट्स and mutual undertaking among employees. In order to achieve the best possible results, management should promote teamwork and coordination. Organization में माहौल ऐसा होना चाहिए कि टीम वर्क की फीलिंग आए। A manager should replace the feeling of I with we. हमें I के बजाय जो है ऑर्गेनाइजेशन में we की फीलिंग लेनी है in all our conversation with workers to foster team spirit। और टीम स्पिरिट से हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर हम कोई भी काम टीम स्पिरिट को लेकर करते हैं, टीम में रह कर करते हैं, तो काम जो है जल्दी होता है और अच्छा होता है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ, समझने की कोशिश करते हैं। द प्रोडक्शन मैनेजर असाइन टू गेट अ टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 units to a group consisting 10 members. Then members divide the target among themselves to produce 20 units each. I'm sorry, this was 200. ठीक है।
तो 200 यूनिट्स बनानी थी 10 मेंबर्स के ग्रुप को। द मेंबर्स डिवाइड दिस टारगेट अमंग देमसेल्फ। 10 लोग थे, 200 यूनिट थे, तो हर एक को 20-20 यूनिट मिलती हैं। तो ऐसे में कोई ज़रूरी नहीं है कि हर यूनिट जो है कहते हैं 20 जो है वो बना ही ले जाए। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया कि मान लेते हैं 2 वर्कर जो है वो बीमार हो गए, तो ऐसा नहीं है कि हमको 20 यूनिट असाइन करी गई थी तो हम 20 यूनिट ही बनाएंगे। चूँकि टीम वर्क है, तो अगर ये 2 वर्कर जो है वो बीमार होते हैं तो हमें 8 जो है उनको क्या कर लेना चाहिए, इनकी जो यूनिट है वो इनमें और बढ़ जानी चाहिए। ठीक है, तो उससे होता क्या, ऑर्गेनाइजेशन का ये बेनिफिट होता है और कहीं ना कहीं जो है आपके अंदर भी एक टीम फीलिंग आती है। और जो अभी दिक्कत इन लोगों के साथ हो सकती है वो कभी हमारे भी साथ हो सकती है। ठीक है, तो किसी भी काम को अगर हम टीम वर्क से करेंगे, टीम वाली फीलिंग लेके करेंगे, तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। विद दिस वी आर वाइंडिंग अप दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है गाइस, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। किसी भी तरीके का कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और किसी भी तरीके की क्वेरी है तो आप इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं।